क्या हाल है बेटे? बेटे ये जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बेसिकली पाइथन क्लास 12 सीबीएसई कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट जिसका कि कोड है 083। ठीक, इससे रिलेटेड हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब आपको क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस विद पाइथन 083 इसका सब्जेक्ट कोड है, इससे रिलेटेड हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन पहले दे दूं, इसके बाद मैं ये सीरीज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, और इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर। आज जो हम उठाएंगे वो उठाएंगे फंक्शन। लेकिन फंक्शन से पहले मैं कुछ आपको सब्जेक्ट के बारे में या कुछ आपको आपके सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक चीज मान के चलिए, कुछ बच्चों की ये धारणा होती है, कुछ बच्चे ये सोच के चलते हैं कि सर हम अगर पीसीएम के साथ कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो बेटे मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट करते हैं और कंप्यूटर साइंस को अगर आप लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस जो है वो बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप पीसीएम के कंपैरेटिवली अगर आप इस सब्जेक्ट को देखें तो 50%, मतलब जितना आप मेहनत या जितना आप टाइम डिवोट करते हैं पीसीएम में, अगर उसका 50% टाइम भी अगर आप डिवोट कर देंगे तो आपका कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छे से हो जाएगा और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो एक बात तो ये याद रखिए कि जो बच्चा ये कहता है या जो एक ये परसेप्शन बना हुआ है कि हम कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करेंगे बहुत टफ होता है, कैसे करेंगे, या कुछ बच्चों का कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं आता या इस तरह की पढ़ाई होती है कि आपका इंटरेस्ट चला जाता है तो आपको टफ लगने लगता है। ठीक है, तो उन बच्चों को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि बेटे कहीं से भी सब्जेक्ट टफ नहीं है। बस हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको जो भी लेक्चर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस दो चीजें याद रखिए। एक, आप बहुत लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और एक है रिवीजन। रिवीजन का मतलब मैं आपसे ये नहीं डिमांड कर रहा हूँ, या ये जो मैं आपकी सीरीज चला रहा हूँ, मैं जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा इसमें मैं ऐसा कुछ डिमांड आपसे नहीं कर रहा हूँ कि बेटे नहीं आपको डेली 1 घंटा बैठ के कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ठीक, बस आपको लेक्चर सुनना है, एक एक कंसेप्ट आपको सुनना है ध्यान से, और सुनने के बाद पूरे दिन में सिर्फ 15 to 20 मिनट्स निकालिए। जितनी बातें मैंने बोली हैं, जो मैंने आपको समझाया है, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और वो बातें जितनी भी हैं उसको आप मिरर के सामने बोल दीजिए। बस इतना करना है, सिर्फ रिवीजन यही है आपका, आपको इतना रिवाइज करना है। यानी 15 to 20 मिनट्स अगर आप डेली निकाल लेते हैं लेक्चर देखने के साथ, लेक्चर देखने के अलावा, तो आप मान के चलिए कंप्यूटर साइंस आपका बहुत इजीली हो जाएगा। तो जितने बच्चे ये डर के बैठे हुए हैं सर कंप्यूटर साइंस कैसे होगा, या हम किस तरह से कर पाएंगे, या हमने 11th में नहीं पढ़ा है, या किस तरह से अब होगा। 11th में आप हो सकता है कि आपने उतना फोकस्ड आप ना रहे हो, ठीक है, अब आप 12th है तो अब क्या करना है। तो मैं ये बता दूं कहीं से टफ नहीं है। हाँ, ये जरूर है, इग्नोर मत करिएगा सब्जेक्ट को, लाइटली मत लीजिएगा सब्जेक्ट को। ठीक है, आप डेली टाइम देंगे, आपका कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छे से हो जाएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई इश्यू नहीं आएगी। ये बात थी सब्जेक्ट की। दूसरी बात अगर मैं आपको देखूं कि सिलेबस से रिलेटेड बात करें, या पाइथन आपके सिलेबस में, आपको मालूम है पाइथन है, तो बेटे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। हालांकि ये सीरीज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ये क्लास 12 की स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए बेटे, क्लास 11th में आपने जितनी भी पाइथन पढ़ी है, ठीक, अगर आप ये सोचें कि हमने क्लास 11 में पाइथन बिल्कुल नहीं पढ़ी है, या हमें क्लास 11 की पाइथन की कोई जरूरत नहीं है, 12th हो जाएगा, 12th स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, अब हम सीरियस होकर पढ़ेंगे, 11 में नहीं पढ़ा, तो बेटे नहीं हो पाएगा। यानी एक चीज आप मान के चलिए कि क्लास 11th की पाइथन अगर आपको नहीं आती तो बेटे आप क्लास 12th की पाइथन नहीं कर पाएंगे, क्लास 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। यानी पाइथन जो है वो बेटे पूरी एक चेन है, ये कंटिन्यूएशन में है। अगर आपका एक भी टॉपिक छूट गया तो आप मान के चलिए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। अगर पहला टॉपिक आपने समझा है तो आपको सेकंड टॉपिक आएगा, सेकंड टॉपिक समझा है थर्ड टॉपिक आएगा, ऐसे आप समझते चले जाएंगे। और एक चीज याद रखिएगा बेटे, अब लर्न करने से, याद करने से, कुछ बच्चे ये सोच के चलते हैं सर हम याद कर लेंगे या हम लास्ट के 2 महीनों में पढ़ लेंगे। अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हैं तो अब उन बच्चों का कुछ हो नहीं पाएगा। बेटे सीबीएसई का आपने पैटर्न देख लिया है क्वेश्चन पेपर का, ठीक। जो बच्चे 90+ सोच के चल रहे हैं,
कि सर हमें 90 प्लस चलना है या 90 प्लस हमें जाना है, तो ये मान के चलिए 90 प्लस आप तभी जा पाएंगे जब आपको एक एक कंसेप्ट डीपली आपने पढ़ा होगा, आपको डीपली कंसेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि जो आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आ रहे हैं, एमसीक्यू आ रहा है, एमसीक्यू का वेटेज 40% का है, आपको मालूम है कि वो जो 40% एमसीक्यू आ रहा है उसमें इतनी डिटेल में सीबीएसई पूछ रहा है, इतनी डेप्थ में सीबीएसई पूछ रहा है कि ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने वाकई पढ़ाई की होगी। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि जितने बच्चों की एक्सपेक्टेशन या जितने बच्चे ये सोच के चल रहे हैं हमें 90 प्लस जाना है, तो बेटे उनके लिए बता रहा हूं कि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एक चीज क्लियर कर दूं, टफ नहीं है, डेली आपको 15 मिनट्स देने पड़ेंगे रिवाइज करने के लिए। जितना मैंने बोल दिया है उसको बस आप मिरर के सामने बोल लीजिए, ठीक। और हर एक कंसेप्ट, हर एक लेक्चर आप ध्यान से सुनिए। कहीं आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं वो डाउट क्लियर भी करूंगा आपका। वैसे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था पाइथन से रिलेटेड। और आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं वो स्टार्ट करने जा रहा हूं दैट इज फंक्शंस। यानी क्लास 12th में ये पहला मेन चैप्टर है, दिस इज नोन एज फंक्शंस। ठीक है, तो आपको फंक्शंस आपको पढ़ना है कि एक्चुअल में फंक्शंस होता क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, आई थिंक शो नहीं हुआ। ठीक, तो ये है आपका फंक्शंस। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है। आप ये मान के चलिए कि फंक्शंस आपको पढ़ाने जा रहा हूं और ये फंक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक कंसेप्ट बताऊंगा। और एक चीज बता दूं, समझा रहा हूं, याद नहीं करवा रहा हूं, एक एक कंसेप्ट आपको ध्यान से सुनना है। तो बेटे फंक्शंस क्या होता है, तो फंक्शन को समझने के लिए एक छोटी सी हम सिचुएशन लेते हैं। ठीक है बेटे, आपने नो डाउट पाइथन में कई सारे प्रोग्राम्स बनाए होंगे, आपको इतनी नॉलेज होगी या इतना आपने क्लास 11 में देखा होगा कि हम जब पाइथन पे वर्क करते हैं तो 2 मोड होते हैं, एक इंटरैक्टिव मोड होता है, एक स्क्रिप्ट मोड होता है। आप प्रोग्रामिंग जो करते हो किस मोड पे करते हो, वो स्क्रिप्ट मोड पे करते हो। तो मैं एक छोटी सी सिचुएशन ले रहा हूं कि सपोज करिए कि मुझे एक प्रोग्राम डेवलप करना है पाइथन में, और पाइथन में स्क्रिप्ट मोड पे मुझे एक प्रोग्राम डेवलप करना है। सपोज करते हैं कि हमने 5000 लाइन का एक प्रोग्राम डेवलप किया। सपोज करते हैं, थोड़ी देर के लिए एक सिचुएशन समझिएगा कि मैंने 5000 लाइन का एक प्रोग्राम डेवलप किया और ये मेरी 5000 लाइंस है। तो मैंने ये 5000 लाइंस का एक प्रोग्राम मैंने डेवलप कर दिया, आप ये मान लीजिए। ठीक है, अगर मैं अब आपसे ये कहूं, कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है कि सपोज करते हैं मैं आपसे ये कहता हूं कि इन 5000 लाइंस में, ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट ऐसी हैं जिसको मुझे यहां पे 10 टाइम्स रिपीट करना है। रिपीट करने का मतलब यह है कि ये 4 स्टेटमेंट का जो इफेक्ट है वो मुझे 10 टाइम्स देना है, यानी इन 4 स्टेटमेंट्स को मुझे 10 टाइम्स यहां पे रिपीट करना है। तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है, या तो इन 4 स्टेटमेंट को आप 10 टाइम्स टाइप कर लो तो सेम इफेक्ट मिल जाएगा, या फिर आप क्या करोगे, अगर रिपीटिशन करना है तो आपने क्लास 11 में एक टॉपिक पढ़ा होगा, दिस इज नोन एज लूप्स। ठीक है, आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, सर इन सेट ऑफ स्टेटमेंट या ये 4 स्टेटमेंट अगर मुझे 10 टाइम्स रिपीट करनी है तो सर हम या तो फॉर लूप यूज कर लें या व्हाइल लूप यूज कर लें। आपने दोनों पढ़े होंगे। ठीक है, आप फॉर लूप यूज कर लीजिए या व्हाइल लूप यूज कर लीजिए, इन दोनों में आप यूज करके ये 4 स्टेटमेंट देके इसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स जितनी बार आप चाहें रिपीट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, हाँ अगर फॉर और व्हाइल क्लियर नहीं है तो मैं जो 11 की सीरीज बनाऊंगा उसमें आप देख सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मान के चल रहा हूं कि आपको फॉर और व्हाइल क्लियर है, इतना आपने किया हुआ है। तो आपको ये 4 स्टेटमेंट्स अगर 10 टाइम्स रिपीट करनी है तो बेटे क्या करें। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये हम बार बार टाइप कर लें, या फिर हम किस में यूज कर सकते हैं, हम फॉर या व्हाइल में दे दें तो ये 10 टाइम्स यहीं पे रिपीट हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सिचुएशन ये है, कंसेप्ट ये है कि मुझे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मुझे यही 4 स्टेटमेंट इन 5000 लाइंस के प्रोग्राम में 10 टाइम्स रिपीट तो करनी है, लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे। डिफरेंट लोकेशन मतलब एक बार मुझे ये 4 स्टेटमेंट यहां रिपीट करनी है, फिर कुछ नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं, फिर सपोज करते हैं ये 4 स्टेटमेंट मुझे यहां पे रिपीट करनी है, फिर कुछ नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं, फिर मुझे ये 4 स्टेटमेंट यहां पे रिपीट करनी है, फिर कुछ नॉर्मल स्टेटमेंट है। इस तरह से करते करते मुझे प्रोग्राम में डिफरेंट लोकेशंस पे ये 4 स्टेटमेंट्स रिपीट करनी है।
आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे ये 4 स्टेटमेंट प्रोग्राम में 10 टाइम्स रिपीट जरूर करनी है, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि मुझे ये डिफरेंट लोकेशन पे रिपीट करनी है। एक बार यहां कर दें, एक बार यहां कर दें, फिर कुछ नॉर्मल स्टेटमेंट आ गई, फिर वो 4 स्टेटमेंट रिपीट कर दें, फिर कुछ नॉर्मल स्टेटमेंट आ गए, फिर वो 4 स्टेटमेंट रिपीट कर दें। तो अगर ये 4 स्टेटमेंट मुझे 10 टाइम्स रिपीट करनी है लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे, तो अब मैं क्या करूं? तो आप सीधे से कहेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर मैं इन 4 स्टेटमेंट को यहां पे टाइप कर दें, फिर यहां पे टाइप कर दें, जहां जहां पे रिपीट करनी है 4 स्टेटमेंट्स हम टाइप करते चले जाएं। तो बेटे आप गलत नहीं बोल रहे हैं। आप अगर इन 4 स्टेटमेंट्स को बार बार टाइप कर लेंगे तो इफेक्ट आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। लेकिन सपोज करिए अगर ये 4 स्टेटमेंट ना होके 100 स्टेटमेंट्स होती और 10 टाइम्स रिपीट ना करके सपोज करते हैं मुझे 50 टाइम्स रिपीट करना होता डिफरेंट लोकेशन पे, ठीक है, तो ये इजी टास्क नहीं था। तब क्या करते हैं? ठीक है, ये तो 4 स्टेटमेंट है, 10 टाइम्स रिपीट करना, आप कहेंगे सर टाइप ही कर देते हैं। लेकिन इनकेस सोच के चलिए अगर यही 4 स्टेटमेंट आपको रिपीट करनी है, ठीक, 4 ना होके 100 स्टेटमेंट होती और 50 टाइम्स रिपीट करनी होती, तो बेटे आप कितनी बार टाइप करते? ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये है, आप कहते नहीं सर हम कर ही लेते, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप टाइप ही कर लो। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास एक शॉर्टकट है, या तो टाइप कर लो या फिर एक शॉर्टकट है। हम एक काम करें, ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इन 4 स्टेटमेंट को मैं क्या करता हूं, या तो हम टाइप कर लें या फिर हम ये करते हैं इन 4 स्टेटमेंट्स को हम एक जगह, ये वो 4 स्टेटमेंट्स हैं। अब ये 4 स्टेटमेंट कुछ भी हो सकते थे, मैं मान के चलता हूं 4 स्टेटमेंट लिख लेता हूं, चार बच्चों के नेम प्रिंट कराने। मान लेते हैं मैंने लिख लिया प्रिंट अमन, मैंने दे दिया प्रिंट राकेश, मैंने दे दिया प्रिंट कबीर, और मैंने दे दिया प्रिंट जय। ये 4 स्टेटमेंट्स है। तो अगर ये 4 स्टेटमेंट्स है मतलब ये 4 नेम्स मुझे प्रिंट कराने हैं और डिफरेंट लोकेशन पे ये स्टेटमेंट मुझे रिपीट करनी है। तो मैंने अगर ये 4 स्टेटमेंट टाइप कर दी, यहां पे टाइप कर दी, रिपीट हो जाएगी, फिर जहां पे चाहिए होगा टाइप कर देंगे, रिपीट हो जाएगी। या तो हम इसको बार बार टाइप ही कर लें, या मेरे पास एक ऑप्शन है कि हम इन 4 स्टेटमेंट्स को, ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं, इन 4 स्टेटमेंट को मैं क्लब करके एक नेम दे दूं दैट इज नोन एज डेमो। एक नेम दे दिया मैंने, इन 4 स्टेटमेंट्स को क्लब किया, एक यूनिट फॉर्म की, एक इस यूनिट का नेम क्या दे दिया, सपोज करते हैं डेमो। यानी कहने का मतलब यह है कि मैंने ये 4 स्टेटमेंट को कंबाइन किया, क्लब किया, यूनिट फॉर्म की, जिसका नाम क्या दे दिया, डेमो। अब इस टेंशन में मत आना कि सर ये यूनिट हम फॉर्म कैसे करेंगे, वो मैं बताऊंगा सब आगे। लेकिन अभी एक सिर्फ ट्रिक देख रहे हैं, एक यहां पे हमने ये देखा कि रिपीटिशन करना है तो हम या तो टाइप कर ले, या फिर हमने एक ट्रिक देख रहे हैं, जुगाड़ देख रहे हैं। अगर इंडियन लैंग्वेज में बोलूं, एक जुगाड़ देख रहे हैं, तो उसमें हमने ये किया कि इन 4 स्टेटमेंट्स को हमने क्लब किया और इन 4 स्टेटमेंट को क्लब करके इसका नेम दे दिया डेमो। और मैंने कंपाइलर को बता दिया कि इन 4 स्टेटमेंट के कलेक्शन को मैं क्या बोलूंगा, डेमो बोलूंगा। ये कंपाइलर की नॉलेज है, मैंने डाल दिया, या इंटरप्रेटर की नॉलेज है, मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मुझे जब भी ये 4 स्टेटमेंट रिपीट करनी होंगी, जहां पे जिस लोकेशन में प्रोग्राम में रिपीट करनी होंगी, तो मैं ये 4 स्टेटमेंट नहीं टाइप करूंगा, मैं सिर्फ यहां पे क्या लिख दूंगा, जहां पे रिपीट करना है मैं सिर्फ वहां पे क्या लिखूंगा, डेमो। जहां पे भी रिपीट करना है डेमो। अब एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ, तो आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव, सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव, फिर आपको क्या मिला, डेमो। और डेमो इंटरप्रेटर जानता है डेमो क्या है, ठीक है। डेमो के भी आप पे कर्सर कहां जंप करेगा, इस डेमो वाली यूनिट पे जंप करेगा, ये 4 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और कर्सर रिटर्न हो जाएगा। फिर नॉर्मल स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होंगी, फिर क्या मिला, डेमो। अब कंपाइलर इंटरप्रेटर जानता है कि डेमो क्या है, तो कर्सर यहां से कहां जाएगा, इस यूनिट पे जाएगा, ये 4 स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट करेगा, कर्सर वापस आएगा, फिर नॉर्मल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, या तो मैं इन 4 स्टेटमेंट को बार बार टाइप ही कर लेता, या मैं ये यूनिट बना के काम कर लूं। ठीक है, अब यहां तो 4 स्टेटमेंट है, 40 स्टेटमेंट होती, 100 स्टेटमेंट होती, तो 100 स्टेटमेंट मुझे टाइप कितनी बार करनी पड़ रही है, एक बार। और जहां पे मुझे रिपीट करना है, जहां पे मुझे उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, मैं वो स्टेटमेंट ना टाइप करके सिर्फ एक नेम लिखूंगा दैट इज नोन एज डेमो। और कंपाइलर के भी आप पे कर्सर यहां पे आएगा, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, कर्सर वापस जाएगा, फिर नॉर्मल स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या ज्यादा बेटर है, अगर रिपीट करना है स्टेटमेंट बार बार टाइप करें, या हम ये यूनिट बना दें। ठीक, तो आप जाहिर सी बात आप बोलेंगे सर यूनिट क्रिएट कर देते हैं। ठीक, तो बेटे ये जो यूनिट हम क्रिएट कर रहे हैं ना, ये जो यूनिट हमने क्रिएट की है,
इस यूनिट को बोलते हैं, ये जो यूनिट का क्रिएशन हुआ है इस यूनिट को बोलते हैं दैट इज नोन एज फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। ठीक है, यानी फंक्शन होता क्या है इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि फंक्शन की नीड क्या है। मैंने आपको बताई नीड क्या है फंक्शन की। तो फंक्शन की नीड क्या है? किन्हीं भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर मुझे प्रोग्राम में डिफरेंट लोकेशंस पे रिपीट करना है तो उसको रिपीट करने के लिए या तो मैं वो स्टेटमेंट बार बार टाइप कर दूं, या मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैंने उन स्टेटमेंट को क्लब करके एक यूनिट बना दी जिसका नेम मैंने रख दिया डेमो। अब ये जो मैं डेमो नेम दे रहा हूं ना, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, मतलब नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने डेमो लिख दिया, आप XYZ लिख दो, PQR लिख दो, कोई भी नाम आप दे सकते हो, लेकिन नेम नॉर्मली मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, हालांकि मीनिंगफुल नहीं होगा तो कोई एरर नहीं आ रही है, लेकिन नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये आपने नेम दे दिया। अब जहां पे भी इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है बेटे, क्या करेंगे? हम सिर्फ यहां पे डेमो लिखेंगे, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीट होंगी यानी एग्जीक्यूट होंगी और कर्सर रिटर्न हो जाएगा। फिर नॉर्मल स्टेटमेंट, फिर हम डेमो लिखेंगे, फिर वहां पे कर्सर जाएगा, सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर कर्सर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो यूनिट हम फॉर्म कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज फंक्शन। ये क्या होता है? फंक्शन। यानी नीड बता दी, अब फंक्शन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो तीन बातें मैं आपको बता रहा हूं जो फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है। ठीक है, ये तीन बातें होती हैं फंक्शन। ये तीन बातें आप लिखिए और यही फंक्शन है। पहला, फंक्शन क्या है? फंक्शन है इट इज अ नेम्ड यूनिट, यानी कहने का मतलब ये है जो हम यूनिट बना रहे हैं उसका एक नेम होना चाहिए। जो हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं उसका एक नेम होना चाहिए, वो नेम आप ही देंगे। आप देने का मतलब यूजर ही देगा, तो इट इज अ नेम्ड यूनिट। दूसरा होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, यानी फंक्शन क्या है? कई सारी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप है। यानी उस फंक्शन में जो हमने यूनिट बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स ही है, मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट्स ही हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तीसरा पॉइंट है इट कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, यानी इस यूनिट को, जो हमने यूनिट क्रिएट की है, इस यूनिट को हम प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से एग्जीक्यूट या इन्वोक कर सकते हैं। तो भैया फंक्शन हुआ क्या बेटे? फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन इट इज अ नेम्ड यूनिट। जो यूनिट हम बना रहे हैं उसका नेम रख दिया हमने, डेमो रख दिया, तो इट इज अ नेम्ड यूनिट। सेकंड पॉइंट हो गया इट इज अ ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, कई सारी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप है, दैट इज फंक्शन। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि हम प्रोग्राम में किसी भी जगह से जहां पे हम चाहते हैं उस यूनिट को एग्जीक्यूट करना, उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना, मैं सिर्फ उस फंक्शन का नेम लिखूंगा या उस नेम को रेफर करेंगे और वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब एप्रोप्रिएट सिंटेक्स क्या होता है लिखने का, वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है? तो फंक्शन इट इज अ नेम्ड यूनिट, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इट इज अ ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, कई सारी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट का ग्रुप है। तीसरा, इट कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से इसको क्या कर सकते हैं? इन्वोक कर सकते हैं या फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बेटे इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज फंक्शन। ये होता है फंक्शन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है। तो ये एक्चुअल में जो नीड है फंक्शन की वो मैंने आपको क्लियर कर दी। फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन मतलब क्या है, नीड क्या है। किन्हीं भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर हमें रिपीट करना है तो रिपीट करने के लिए हम क्या करेंगे? या तो बार बार टाइप ही कर लें, या मैंने एक यूनिट बना दी, उस यूनिट को मैं प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से इन्वोक कर सकता हूं। मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो नेम मुझे रेफर करना पड़ेगा और कंपाइलर ऑटोमेटिकली या इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली उस यूनिट को क्या करेगा? एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज फंक्शन। ये फंक्शन की नीड है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है, फंक्शन की नीड क्या होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। ठीक, फंक्शन कितने तरह के होते हैं, और ये जो फंक्शन हमने बनाया, जो फंक्शन की नीड मैंने बताई, इस फंक्शन को हम प्रोग्राम में क्रिएट कैसे करेंगे, कैसे इसका क्रिएशन होगा, कैसे इसका एग्जीक्यूशन होगा, हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। तो ये फंक्शन चैप्टर का बेटे लेक्चर नंबर 1 था जिसमें मैंने आपको बताया नीड ऑफ फंक्शन। ओके, थैंक यू बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।